जय हिंद दोस्तों। आज की जो आंसर राइटिंग की हमारी क्लास है ये बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप मेंस का सिलेबस उठा करके देखोगे तो आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखेगा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बारे में आपका टॉपिक जो है वो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत भी, अर्थात मतलब भारत का जब हम इकोनॉमी देखते हैं तो वहां पर भी ये टॉपिक शामिल होता है। और उसके साथ साथ जब हम यूपी की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं जीएस पेपर 6 के अंतर्गत, तो वहां पर भी आपको यूपी की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो ये प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। प्रश्न है क्या? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इस इंडस्ट्री के लिए एक पॉलिसी का निर्माण किया गया। पॉलिसी का नाम क्या है, ध्यान समझिएगा आप लोग। उत्तर प्रदेश फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी 2023। प्रश्न की डिमांड अब समझने का प्रयास करिए। प्रश्न की डिमांड बेहद सिंपल और बेहद क्लियर है। कह रहा है कि हाउ डज, किस प्रकार से ये पॉलिसी एम टू इनहेंस द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ऑफ द स्टेट, मतलब किस प्रकार से ये पॉलिसी कृषि अर्थव्यवस्था को, मतलब राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ करती है और मजबूत बनाने का प्रयास करती है। तो आपको इस पॉलिसी की जो प्रोविजन है ना, डायरेक्टली प्रोविजन नहीं बताना, आपको ये बताना कि ये प्रोविजन किस प्रकार से राज्य की इकोनॉमी को, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन की डिमांड क्लियर है, एक ही सिंपल से डिमांड पूछी गई है, मेन बॉडी में आप लोग को वही चीज लिखना है। आंसर राइटिंग के लिए मैंने आप लोगों से बार बार कहा कि देखो भाई, जब हम आंसर लिखते हैं, आंसर फ्रेम करते हैं, तो उस आंसर के 3 पार्ट बनते हैं। पहला पार्ट होता है इंट्रोडक्शन, इसको हम लोग भूमिका कहते हैं, जहां पर आप लोग क्वेश्चन की या फिर टॉपिक का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देते हो। मेन बॉडी वो पोर्शन होता है जहां पर आप टोटल शब्द सीमा का 80% शब्द को कंज्यूम करते हो और प्लस साथ साथ में जो क्वेश्चन की एग्जैक्टली डिमांड है उसको वहां पर फुलफिल करते हो। कंक्लूजन, आपका जो भी मेन बॉडी में चीजें आपने लिखी उसको कंक्लूड करते हैं हम लोग। जनरली हमारा कंक्लूजन सुझावात्मक अप्रोच में होता है, ठीक है, सजेस्टिव मैनर में होता है, ताकि हम इस बात को बता पाए कि ठीक है भाई, हम केवल प्रॉब्लम ढूंढने पर फोकस नहीं है, हम सॉल्यूशन भी बना सकते हैं, हम आगे इसमें कुछ सुझाव भी दे सकते हैं, क्योंकि हमारी भूमिका की एक सिविल सर्वेंट के तौर पर होने वाली है। तो मेरे पास सुझाव भरे पड़े हुए हैं, वो बात आपको कंक्लूजन में दिखानी रहती है। बातें क्लियर है? 3 पार्ट होगा। स्टार्ट करते हैं इस पूरे आंसर राइटिंग को करना, ठीक है। अच्छा, ध्यान रखना, एक बात हम लोग यहाँ पर और भी पढ़ेंगे पैरेलली, वो पढ़ेंगे ये कि जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस टॉपिक को आप लोग प्रिपेयर कर लेना। अगर ये प्रश्न जीएस पेपर 6 में नहीं पूछा गया तो इस टॉपिक से प्रश्न जीएस पेपर 3 में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने अभी तक जितनी भी आंसर राइटिंग की इस पूरी सीरीज के अंतर्गत, उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मेरा इंट्रोडक्शन पर फोकस करने का उद्देश्य ये है ना कि अगर आपके सामने कोई बाउंसर प्रश्न आ जाए, सोचो भाई, अभी हम लोग इस पूरी 15 मिनट का जो चैलेंज हमारा चल रहा है, चैलेंज के अंतर्गत हम लोग उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की 15 इंपॉर्टेंट पॉलिसी को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन क्या एग्जाम में प्रश्न यही 15 पॉलिसी से आएगा? नहीं भाई, एकदम क्लियर बात है, एकदम श्योर बात है कि इस जो मैंने 15 टॉपिक डिस्कस किया, हाँ, ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस टॉपिक के बाहर अभी प्रश्न बन करके एग्जाम में आएंगे। तो अगर कोई ऐसा प्रश्न आपके सामने आता है तो वैसे प्रश्नों को कैसे टैकल करना है, ये बात समझना बेहद जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, बाउंसर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको ये अप्रोच समझना पड़ेगा इंट्रोडक्शन का। भाई, मैंने आप लोगों से कहा कि अगर कोई पॉलिसी पर प्रश्न पूछा जा रहा है तो आप सबसे पहले एक सिंपल काम कर सकते हो कि आप उस पॉलिसी का जो उद्देश्य है, ठीक है, उस पॉलिसी का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को बताते हुए एक इंट्रोडक्शन दे दो। संभव है आप कहोगे सर, बाउंसर अगर प्रश्न है, जैसे मानो प्रश्न पूछ दिया कि उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर पॉलिसी पर, सर हमने तो ये पॉलिसी पढ़ी ही नहीं है, तो इंट्रोडक्शन हम क्या लिखें? तो एक बात को और समझो ना कि अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी का निर्माण कर रही है किसी इंडस्ट्री के लिए, तो क्यों कर रही होगी? उस इंडस्ट्री को बूस्ट करना होगा, उस इंडस्ट्री का जो जीडीपी में रेशियो, उस रेशियो को बढ़ाना होगा, हमको उस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करनी होगी, उस क्षेत्र में जो समस्याओं को दूर करना होगा। यही तो एक सिंपल लक्ष्य होगा ना हमारा, सिंपल उद्देश्य तो हमारा यही होगा ना। उसी उद्देश्य को आप लोग को इंट्रोडक्शन में लिखना है। अगर आपने पॉलिसी नहीं भी पढ़ी है तो आप एक बेसिक इंट्रोडक्शन यहां से लिख सकते हो। देखो भाई, कैसे लिखा जा रहा है, ध्यान समझिएगा आप लोग। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर दिया कि उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 का जो उद्देश्य है, उसका उद्देश्य क्या है? तो हम जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उसमें वैल्यू एडिशन करें, उसका मूल्यवर्धन करें। जैसे कि भाई समझो, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। एक किसान आलू की खेती कर रहा है, लेकिन उस आलू की खेती में जो आलू प्रोडक्ट निकल रहा है, उस आलू को चिप्स में जो परिवर्तन करने की जो पूरा प्रोसेस है, उसको हम लोग कहते हैं वैल्यू एडिशन।
कहां पर वो किसान 1 किलो आलू को 10 रुपए में बेच रहा था और अब वही व्यक्ति 100 ग्राम चिप्स को 10 रुपए में बेच रहा है, तो डिफरेंस तो हो रहा है ना। यही होता है वैल्यू एडिशन करना, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी 2023 एम्स टू इंक्रीज द स्टेट्स एग्रीकल्चरल इकोनॉमी बाय प्रमोटिंग वैल्यू एडिशन, मूल्यवर्धन करके उस खाद्य उत्पादन में हम इस इंडस्ट्री को बूस्ट करते हैं। इसके साथ साथ क्या करते हैं, हम रिड्यूसिंग पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस का मतलब ये होता है कि कटाई के बाद जो फसलों को नुकसान पहुंचता है, नुकसान कई कारण से हो सकता है कोल्ड स्टोरेज ना हो तो इसकी वजह से नुकसान हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन की कुछ समस्या हो इस वजह से नुकसान हो रहा हो। जो लोग किसान फैमिली होंगे इस बात को समझ रहे होंगे कि पोस्ट हार्वेस्ट हार्वेस्ट लॉसेज जो होता है एक बहुत बड़ी समस्या है। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या करती है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को भी कम करती है एंड इसके साथ साथ जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का सृजन करेगी। भाई अगर आलू को चिप्स में कन्वर्ट करना है तो बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर रोजगार की सृजन होगा, ठीक है। तो ये पॉलिसी इन सब एरिया पर फोकस करती है, प्लस इसके साथ साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट एरिया पर फोकस करती है, वो है फार्मर की इनकम को डबल करना, ठीक है। अशोक दलवाई कमेटी बहुत पहले बनाई गई थी, लेकिन आप ध्यान रखोगे तो वो कहती है कि हम फार्मर की इनकम को बढ़ाने के लिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का सहारा ले सकते हैं, ठीक है ना। तो उद्देश्य तो बेहद क्लियर, अगर हमको ये टॉपिक नहीं भी पता है तो हम ऐसा इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। बात क्लियर हो, चलो भाई अब कुछ और इंट्रोडक्शन देखो। सेकेंड इंट्रोडक्शन में भी उद्देश्य पर ही है, थोड़ा सा ये ज्यादा अगर आपने पॉलिसी पढ़ी है तो आप ऐसे इंट्रोडक्शन दे सकते हो। जैसे कि क्या कह रहा है भाई, ध्यान समझिएगा। कह रहा है उत्तर प्रदेश फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी 2023 कृषि उपज के प्रसंस्करण, ध्यान दीजिएगा आप लोग, किस पर फोकस करती है, तो प्रोसेसिंग, स्टोरेज मतलब प्रसंस्करण, भंडारण एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इन सब चीजों के लिए जो बुनियादी ढांचा है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बनाने के लिए ये पॉलिसी का निर्माण किया गया है, ताकि इसके माध्यम से हम क्या सुनिश्चित कर पाए, thereby ensuring better returns for the farmers and reducing wastage। खाद्य जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब जैसे मानो गेहूं का उत्पादन हुआ, हम भारत में अपनी उपभोग से ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, उसके बावजूद हमारे यहाँ पर लोग भूखे रहते हैं। इसका कारण ये है कि हमारे जो अनाज है वो सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो अगर हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को फॉलो कर रहे हैं, हम प्रोसेसिंग, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन इन तीनों पर काम कर रहे हैं, तो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जो कृषि उत्पाद है, का वेस्टेज कम होगा, प्लस इसके साथ साथ किसानों को बेटर रिटर्न मिलना यहाँ पर इंश्योर किया जा पाएगा। तो इस पॉलिसी का उद्देश्य क्या है, ये भी है। तो आप चाहो तो पहला इंट्रोडक्शन दो, आप चाहो तो दूसरा इंट्रोडक्शन दो। तो ये टॉपिक मैंने प्रॉपर हिंदी इंग्लिश दोनों में करके रखा हुआ है, तो परेशान मत होना, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो हिंदी इंग्लिश दोनों में। मेन ये जो क्लासेस का उद्देश्य है ना, क्लासेस का उद्देश्य कि हम लोग वो एप्टीट्यूड समझ पाए, वो हम लोग आंसर राइटिंग का जो अप्रोच है उस पर फोकस कर पाए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। और देखो भाई क्या इंट्रोडक्शन लिखा जा सकता है, एक इंट्रोडक्शन तो बेहद अच्छा है, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्या भाई, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि खाद्य प्रसंस्करण को हम किस नाम से जानते हैं। जैसे देखो मैंने आप लोगों से कहा कि अगर कोई ऐसा टर्म आपके क्वेश्चन में शामिल होता है जो कि बहुत नया है या फिर थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, तो आप चाहो तो अपने इंट्रोडक्शन में उस टर्म को डिफाइन कर सकते हैं। सबसे सिंपल तरीका यहाँ पर है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जब हम लोग सेमीकंडक्टर पॉलिसी डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि सेमीकंडक्टर क्या है, उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है, आप उसको समझाओ, बहुत अच्छे नंबर मिलेगा, कोई समस्या नहीं है। सेम काम हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या समझिएगा भाई, तो फूड प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जो कृषि उत्पाद होते हैं उनको खाद्य में बदलने, मतलब रेडी टू फूड आइटम जो होते हैं ना, ठीक है, कृषि उत्पादों को खाद्य में बदलने के रूप में जो पूरा प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण। इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसके लिए जो कृषि उत्पाद होता है उसमें हम मूल्य वर्धन करते हैं, उसमें हम मूल्य को जोड़ते हैं। और ये जो पूरी इंडस्ट्री है, ये पूरी इंडस्ट्री भारत में प्रेजेंट टाइम में एक सनराइज इंडस्ट्री के तौर पर जानी जाती है। सनराइज इंडस्ट्री क्या है, उभरता हुआ उद्योग, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सनराइज इंडस्ट्री क्या होती है, ठीक है, और इसमें क्या क्या समस्याएं हैं, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको हम लोग सनराइज इंडस्ट्री की कैटेगरी में शामिल करते हैं। इसका उद्देश्य, इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें ग्रोथ करने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी तक इस क्षेत्र में ग्रोथ
हुआ ही नहीं है। बात क्लियर हो गया? तो अगर कोई ऐसा टर्म आपके प्रश्न में दिया गया जो कि थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ा सा टफ है, तो सबसे सिंपल काम कर सकते हो आप लोग, इंट्रोडक्शन में उस टर्म को ही डिफाइन कर, बेसिक, बहुत अच्छा काम है। और देखो भाई, मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपके पास कोई फैक्ट है, उस फैक्ट का प्रयोग कर दोगे इंट्रोडक्शन में तो और अच्छा लगेगा। जैसे कि एक फैक्ट यहां पर दे रहा है कि कृषि और एलाइड सेक्टर, जो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स है, उस अगर हम सेक्टर की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी में, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, जीएसडीपी जो होता है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर की भूमिका यूपी के जीएसडीपी में लगभग 25% है। और इनमें से जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र है, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, वो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का 8% भूमिका को यहाँ पर रखता है। तो आप ये चाहो तो फैक्ट को अपने इंट्रोडक्शन में दे सकते हो, क्योंकि ये क्षेत्र हमारे लिए एक बहुत ही सनराइज इंडस्ट्री, उभरता हुआ उद्योग है। इसीलिए इस क्षेत्र में प्रगति करने के उद्देश्य उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पॉलिसी 2023 का निर्माण किया गया, जो कि निम्नलिखित प्रकार से उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को बूस्ट करने का काम करती है। इंट्रोडक्शन से आपने मेन बॉडी को कनेक्ट किया, अब मेन बॉडी में आप बुलेट पॉइंट लिखते हुए आगे बढ़ सकते हो। अगर आपके पास उस टॉपिक के संदर्भ में फैक्ट है तो आप उस फैक्ट को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। मैंने आप लोगों को फैक्ट देने के लिए, मैंने आप लोगों को केस स्टडी देने के लिए, एग्जांपल्स देने के लिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, UPPCS_M। आप टेलीग्राम पर अगर ये लिख करके सर्च करोगे तो आपको एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जहां पर मैं डेली मेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू इनिशमेंट के लिए कंटेंट पोस्ट करता हूं, वैल्यू इनिशमेंट के लिए फैक्ट्स पोस्ट करता हूं। इसका यूटिलाइजेशन आप लोग मेंस के आंसर राइटिंग में कर सकते हो। आप लोग कहते हो ना सर मेंस के लिए करंट अफेयर्स कहां से पढ़े, ये सोर्स फॉलो करो। इसके अलावा विजन की मैगजीन तो फॉलो करनी ही करनी है, बट इस सोर्स में बहुत ही लिमिटेड शब्दों में आपको एक एग्जांपल और केस स्टडी यहाँ पर दे रहा हूँ, जिसका प्रयोग आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो इसको तो फॉलो पहले ही करना, फैक्ट आप लोगों को यहाँ पर मिलता जाएगा। और देखो भाई, आप कुछ फैक्ट और दे सकते हो। एक फैक्ट यहाँ पर कह रहा है कि जो फूड प्रोसेसिंग है वो है क्या, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के मध्य की एक कड़ी है, एक लिंकेज है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज द लिंक बिटवीन द एग्रीकल्चर एंड द इंडस्ट्री। ये करता क्या है, तो देखो इसे एक फैक्ट दे रहा है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भारत के कुल खाद्य बाजार का 32%, मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का 14%, एक्सपोर्ट का 12% और कुल औद्योगिक निवेश का 6% कंट्रीब्यूशन करता है। इतना फैक्ट नहीं याद करना है, ध्यान समझना, इतना फैक्ट नहीं याद करना है। मैं आपको दे रहा हूं कि आप इसमें से अपने अकॉर्डिंग एक दो फैक्ट उठा करके याद कर लेना। कि आप ऐसे याद कर सकते हो भाई, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारत के कुल खाद्य बाजार का, खुद फूड मार्केट का लगभग 32% भूमिका को देखता है। बात खत्म हो गया। आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि भारत में ये इंडस्ट्री अभी सनराइजिंग इंडस्ट्री इसलिए कही जाती है क्योंकि कुल खाद्य उत्पादन का लगभग केवल और केवल 10% जो खाद्य उत्पादन है वो प्रोसेस होता है, बाकी प्रोसेस नहीं होता है। फूड प्रोसेसिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं क्लास के लास्ट में डिस्कस करूंगा। ये इस क्वेश्चन से थोड़ा सा इतर का टॉपिक है, तो उसको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के चैलेंजेस क्या मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा। अभी क्वेश्चन पर फोकस करो कि हमारे जो पूरे भारत में फूड प्रोडक्शन होता है उसका केवल और केवल 10% फूड प्रोसेस होता है। ये एक बहुत समस्या की बात है, इसको इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। और इसी उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी एक नई पॉलिसी बनाई है। ठीक है, ये फैक्ट याद रहेंगे। तो आप चाहो तो फैक्ट दे दो, आप चाहो तो टेक्निकल टर्म को डिफाइन कर दो, आप चाहो तो उद्देश्य बताते हुए इंट्रोडक्शन दे सकते हो। मैंने आप लोगों को 5 तरह का इंट्रोडक्शन का एग्जांपल दे दिया। अब क्या चाहिए, अब भी आप लोगों को अगर लग रहा है कि सर पेन उठाने में दिक्कत हो रही है, पेन लिखने में दिक्कत हो रही है, तो एक बाबा जी है ना, बाबा जी क्या कहते हैं, उनसे कोई एक भक्त पूछता है कि बाबा जी मेरा गीता पढ़ने की बड़ी इच्छा है लेकिन मैं गीता जी को पढ़ नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ। तो बाबा जी कहते हैं कुछ नहीं करो, ऐसे बुक लो, बुक को ओपन करो और पहला पेज पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो आप लोगों को भी सेम काम करना है। अगर आप लोगों को आंसर राइटिंग में अभी भी दिक्कत आ रही है ना, तो पेन उठाना पड़ेगा, पेन उठाओ, लिखना स्टार्ट करो, बस। इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। प्रयास बैच ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया, 26 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। आप लोग आंसर राइटिंग करो, डेली 2 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं वहां पर, सबसे अच्छे क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन पर टॉपिक आप लोगों को ऑलरेडी शेयर किया गया है। डेली आंसर राइटिंग होगी, मॉडल आंसर मिलेगा, कॉपी वैल्यूएशन होगा, एक प्रोसेस में हम लोग वहां पर आगे बढ़ेंगे। डाउट डिस्कशन सेशन होते हैं आप लोग के वहां पर। तो आंसर राइटिंग के लिए ना आपको जो थोड़ी पुश की रिक्वायरमेंट है वो मैं प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूं, आप लोगों को बस लगना पड़ेगा। अब हम लोग शिफ्ट करते हैं मेन बॉडी पर कि मेन बॉडी में हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे। तो मैंने कहा आप लोग एक हेडिंग दो, हेडिंग क्या दे सकते हो, पॉलिसी इनहेंस द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ऑफ द स्टेट।
कि ये पॉलिसी जो है, दिस पॉलिसी इनहेंस किस प्रकार से कृषि अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने का या फिर सुदृढ़ करने का काम करती है। कुछ आप देख रहे हो यहाँ पर कुछ बुलेट पॉइंट्स लिखे गए हैं, थोड़े लंबे लंबे बुलेट पॉइंट्स यहाँ पर है, बट ऐसे ही बुलेट पॉइंट्स आप लोगों को भी लिखने हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो यहाँ पर आप लोगों को एक हेडिंग दिख रही है मेन बॉडी की, इसके बाद जो बुलेट पॉइंट्स है वहां पर आप लोगों को सब हेडिंग दिख रही है, दिख रहा है। ऐसे ही आप लोगों को अपने आंसर में प्रयास करना है। कोशिश करो कि 4-5 पॉइंट अगर लिख रहे हो तो 2 से 3 पॉइंट में सब हेडिंग देने का प्रयास करो। अगर सब हेडिंग दोगे तो बहुत अच्छा लगता है आंसर। जैसे आप लोग यहाँ पर देखो कितना स्ट्रक्चर्ड लग रहा है ना। आपने सब हेडिंग दे लिया, उसके बाद आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप लोग चाहो तो अंडरलाइन कर सकते हो। मैं भी आप लोगों को कुछ और दिखाऊंगा। मैंने यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स भी एड ऑन किए हुए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले क्या है कि इंसेंटिव फॉर द फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, जो खाद्य प्रसंस्करण यूनिट्स होते हैं उसके लिए वित्तीय प्रोत्साहन सरकार के द्वारा दिया जाएगा इस पॉलिसी के अंतर्गत। सबसे पहली बात यहाँ पर ये कही जा रही है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स क्या कह रहा है, देखो फाइनेंशियल असिस्टेंस इज ऑफर्ड टू एस्टेब्लिश, मॉडर्नाइज एंड एक्सपेंड फूड प्रोसेसिंग यूनिट इन द स्टेट, स्पेशली कहां पर, इन ग्रामीण और बैकवर्ड रीजन। मतलब कि ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत विशेष तौर पर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में अगर आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना करते हो, खाद्य प्रसंस्करण जो यूनिट है उसकी स्थापना करते हो, तो आपको क्या किया जाएगा, आपको उसकी स्थापना के लिए, आपको उसके आधुनिकीकरण के लिए और उसके विस्तार के लिए सरकार के द्वारा वित्तीय प्रोत्साहन यहाँ पर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब ध्यान से समझना, यही पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ मैंगो प्रोसेसिंग यूनिट्स इन द मलियाबाद। मलियाबाद में दशहरी यहाँ बहुत फेमस, आप लोगों ने खाया होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल दे रहा है कि भाई अगर हम इस पॉलिसी को अपनाते तो क्या हो सकता है, संभव है कि मलियाबाद क्षेत्र में हम मैंगो प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना कर पाए। इससे फायदा क्या होगा, ये जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स होंगी ये आपकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स भी होंगी, निर्यातोन्मुख यूनिट्स भी होंगी, जिसके माध्यम से जो किसानों की जो इनकम है उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, कृषि अर्थव्यवस्था बूस्ट हो रही है, प्लस इसके साथ साथ जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस है उसको भी हम लोग कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो किसानों की इनकम यहाँ पर क्या होगी, किसानों को जो रिटर्न होगा वो यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा बढ़ेगा। आपको पता है पूरे भारत के अंतर्गत लगभग लगभग किसानों को उसकी उपज का 30 से 35% यहाँ पर राशि मिल पाती है, रिटर्न मिल पाता है। जबकि विकसित देशों में ये जो आंकड़ा बेहद इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, कहीं पर भी यूज कर सकते हो आप लोग, ठीक है, कि भारत में किसानों को उनकी उपज का लगभग 30 से 35% रिटर्न मिलता है, जबकि विकसित देशों में, डेवलप्ड कंट्री में ये रिटर्न 60 से 65% का है। इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना बेहद जरूरी, जो कि इस पॉलिसी के अंतर्गत की जा रही है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट देखो, हम मेगा फूड पार्क की स्थापना करने की बात कर रहे हैं, हम एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स की स्थापना करने की बात कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल समझिएगा, पहले एग्जांपल है, तो उसको डिफाइन करता हूं कि एकीकृत प्रसंस्करण मतलब डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न फूड पार्क एंड क्लस्टर्स टू फैसिलिटेट इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग। हम एक ऐसा फूड पार्क की स्थापना करेंगे और एक क्लस्टर पूरा बनाएंगे जहां पर इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग किया जा रहा होगा। इसके साथ साथ वेयर हाउसिंग की सुविधा होगी, स्टोरेज वहां पर पर्याप्त होगा, और उसके साथ साथ लॉजिस्टिक फैसिलिटी भी वहां पर उपलब्ध होगी। ठीक है, लॉजिस्टिक फैसिलिटी भी यहाँ पर क्या होगी, प्रॉपर उपलब्ध होगी। मतलब प्रसंस्करण, भंडारण और ट्रांसपोर्टेशन तीनों की एकीकृत सुविधा को ध्यान में रखते हुए अगर हम मेगा फूड पार्क या फिर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर की स्थापना करते हैं तो इससे भी किसानों को लाभ मिलेगा, जो कि इस पॉलिसी के अंतर्गत किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्या भाई, कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जैसे कि मेरठ और बुलंदशहर में, जो कि जनरली डेयरी रिच एरिया है, जब दुग्ध उत्पादन के जो प्रमुख क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, वो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में है, मेरठ, बुलंदशहर, इन क्षेत्रों में। तो इन क्षेत्रों में अगर हम मिल्क प्रोसेसिंग के लिए हम एक एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर की स्थापना करते हैं तो इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। ठीक है, लार्ज स्केल मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिससे हम लोग जो मिल्क है, ध्यान समझना, मिल्क एक रॉ मटेरियल हो गया, एक रॉ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग बटर में, चीज में, पनीर में, योगर्ट में, दही में, इन सब में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मेगा फूड पार्क और एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर की स्थापना के माध्यम से ये काम किया जा सकता है। इसके अलावा सबसे बड़ी जो जो समस्या है इस पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो है जो सप्लाई चेन है, जो मार्केट लिंकेज है ना, उसमें बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, तो फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2023 इस बात को इंश्योर करती है, इंकरेज करती है क्या, डायरेक्ट लिंकेज बिटवीन द फार्मर्स
एंड द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड नेशनल इंटरनेशनल मार्केट। कैसे भाई? तो जो लोकल प्रोड्यूस है उसको हम लोग वहां तक पहुंचाएंगे। इसके लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अनुबंध खेती का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, और किसानों को डायरेक्ट हम लोग इंडस्ट्री से एक जो सही प्राइस है उनके प्रोडक्ट की और टाइमली पेमेंट, इस बात को सुनिश्चित यहाँ पर कर सकता है। फॉर एग्जांपल दे रहा है कि शुगर केन बेल्ट, ठीक है, जो मुजफ्फरनगर उस क्षेत्र में है, यहाँ के किसानों को हम लोग डायरेक्टली गन्ना से जो चीनी उत्पादन वाली मिले हैं उससे हम लोग लिंक करके उसको काम करा सकते हैं। ठीक है, बात समझ लो आप लोग। तो मार्केट लिंकेज भी इस पॉलिसी के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके अलावा सपोर्ट फॉर फार्मर्स, फार्मर्स के लिए सपोर्ट मतलब कि जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा, जो एफपीओ होते हैं, फूड फार्मर प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, किसान उत्पादक संघ जो होते हैं, इन सब के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, किसानों को एम्पावर करेंगे और उनको ये एश्योर करेंगे कि उनका जो प्रोडक्ट है उसके लिए उनको सही दाम वहां पर मिल पाए। प्लस इन सबके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कोई भी इंडस्ट्री आप उठा लो, एक समस्या है स्किल डेवलपमेंट की। ठीक है, हमारे पास स्किल की क्राइसिस है, हमारे पास रॉ मटेरियल की क्राइसिस नहीं, हमारे पास स्किल नहीं है, कौशल नहीं है लोगों में। तो इस पॉलिसी को, ये पॉलिसी इस बात को प्रमोट करती है कि हम युवाओं के अंतर्गत स्किल डेवलपमेंट करेंगे, प्लस इसके साथ साथ हम रोजगार सृजन पर भी फोकस करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर प्लान्ड टू अपस्किल, ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं उनको हम ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल करेंगे, उनके लिए नए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करेंगे इस पूरे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद भाई अगर कोई भी चीज को हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, मानो आलू से हम चिप्स बना रहे हैं, तो उसके लिए पैकेजिंग सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, तो प्रमोशन ऑफ पैकेज्ड स्नैक्स इन द अर्बन सेंटर, सपोर्ट फॉर द स्मॉल एंड द मीडियम एंटरप्राइजेस टू प्रोसेस रीजनल स्नैक्स लाइक नमकीन हो गया, पिकल्स अचार हो गए छोटे छोटे, ठीक है, पापड़ हो गया, लिज्जत पापड़ जो संघ है महिलाओं के द्वारा चलाया गया सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप है, बेशानदार काम करता है गुजरात क्षेत्र में। ठीक है, उसके पापड़ तो मतलब पूरे भारत में बिकते हैं, लिज्जत पापड़ आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो ऐसे ही पैकेज्ड स्नैक्स के जो सेंटर्स हैं उसको हम लोग को शहरी क्षेत्रों में स्थापित करना पड़ेगा, ताकि हम लोग क्या कर पाए, हमारा जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को हम लोग मार्केट में सेल कर पाए, ठीक है, बेच पाए। इसके अलावा एग्री वेस्ट यूटिलाइजेशन इन द ईस्टर्न यूपी, पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो एग्री वेस्ट है, जो कृषि अपशिष्ट है, उसका उपयोग सुनिश्चित करना पड़ेगा। कैसे उपयोग सुनिश्चित करेंगे, जैसे मानो धान है, ठीक है, धान है, ठीक है, पैडी स्ट्रॉ, उसको हम लोग बायोफ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर पैकेजिंग सामग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे एक तो क्या होगा, इससे आप लोगों का पॉल्यूशन भी कम होगा, मतलब सस्टेनेबल प्रैक्टिस को आप अपना रहे हो, प्लस किसानों की भी आय वहां से बढ़ रही है। अगर वो अपने धान की भूसी को सेल कर रहे हैं तो उससे भी उनको अतिरिक्त इनकम की प्राप्ति हो रही है। तो ये सारे ऐसे सिस्टम इस पॉलिसी के अंतर्गत जो कि किसानों की इनकम और एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने पर काम करने वाले। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हो गए। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स आप सबने लिखे, मैं आप लोगों के मॉडल आंसर देख रहा था, जो आप लोगों ने जो आंसर लिखा सबमिट किया था मैं देखा हूं। मैंने आप लोगों से कहा भी है, स्टार्टिंग की जो 3 कॉपी है, सबसे पहले आई जो 3 कॉपी है उसको मैं इवेल्युएट करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आप लोग उसके बार देख लीजिएगा। ठीक है, मैं खुद मूल्यांकन करूंगा तो आप लोगों को अच्छे से प्रॉपर वहां पर जो भी कमियां रहेंगी वो समझाऊंगा, वो आप लोग एक बार देखना, सब लोग देखना, भले आपने वो कॉपी लिखी हो ना लिखी हो, जिसकी भी 3 कॉपी रहेगी स्टार्टिंग की, उन 3 कॉपी को मूल्यांकन करके मैं दे दूंगा। ठीक है, अब देखो भाई, अच्छा ये सारी चीज आप लोगों को हिंदी इंग्लिश में मिल जाएगी, तो देख लेना है, यहाँ पे कोई समस्या नहीं, पीडीएफ में टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। निष्कर्ष पर आ जाते हैं, क्योंकि इसमें चैलेंजेस पूछा ही नहीं गया, आप यहाँ पर आपसे एनालिसिस करने को कहा ही नहीं गया, डिस्कस करने को कहा ही नहीं गया, तो आपको बताने की भी आवश्यकता नहीं है, सीधे चैलेंज पर फोकस करो। चैलेंज क्या ले सकते हैं भाई, कि बाय स्ट्रेंथनिंग द फूड प्रोसेसिंग इकोसिस्टम, खाद्य प्रसंस्करण जो पारिस्थितिकी तंत्र उसको मजबूत करते हुए ये पॉलिसी इंश्योर करती है कि किसानों को हायर इनकम की प्राप्ति हो, प्रमोट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, क्या हो, फसल विविधीकरण सुनिश्चित यहाँ पर हो, एंड पोजीशन उत्तर प्रदेश एज अ लीडर इन द एग्री बेस्ड इंडस्ट्री, कृषि आधारित उद्योग में उत्तर प्रदेश को अग्रणी भूमिका निभाने के लिए ये पॉलिसी बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। इसके साथ साथ ये पॉलिसी क्या करती है, ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल क्षेत्रों में डेवलपमेंट पर भी फोकस करती है। ठीक है, आप चाहो तो इस प्रकार से कंक्लूजन दे सकते हो, पॉलिसी की अच्छी बातें बताते हैं, या फिर आप चाहो तो ये बता सकते हो कि खाद्य प्रसंस्करण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करके नीति किसानों के लिए उच्च आय सुनिश्चित करते। सर ये तो वही बात लिखी हुई है ना, आप यहाँ पर चाहो तो ये बात मेंशन कर सकते हो, क्या
कि उत्तर प्रदेश राज्य, आपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में पढ़ा होगा कि यूपी जो वो गेहूं, दूध, गन्ना, आलू, आम, अमरूद, मटर, मशरूम, तरबूज, मांस, सेब। आप कहोगे सर इसमें से मांस में पता नहीं यूपी नहीं है, नंबर 1 पर हट गया है, तो इसमें से हट गया, कोई दिक्कत नहीं। आप ये बता सकते हो कि इन सभी फसलों के उत्पादन में जो उत्तर प्रदेश की भूमिका है पूरे देश में, आप एक नंबर मत बताओ, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप बता दो कि अग्रणी स्थान रखता है, ठीक है। लेकिन प्रसंस्करण में जो हमारी भूमिका है वो बेहद कम है। इस वजह से ये पॉलिसी में इस बात की आवश्यकता है कि इसका हम सही क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए हम उत्तर प्रदेश को प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने पर फोकस करें। आप यहाँ पर एक सजेशन भी यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। आपका ये भी एक बेहद सिंपल अप्रोच होगा। तो ये तो हुआ इस क्वेश्चन की डिमांड। अच्छा भाई, मैंने आप लोगों से कहा था कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बेहद इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा उस पर फोकस कर लेना, समझ लेना कि क्या क्या लिखना है हम लोग को। जैसे कि खाद्य प्रसंस्करण के लाभ क्या क्या है, मैं आपको कुछ लाभ गिना रहा हूं, ध्यान रखना, बेहद इंपॉर्टेंट लाभ है। यही लाभ आप लोगों को बताने, कभी भी पूछ सकता है आप लोगों से कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के क्या लाभ है। पहला लाभ क्या है भाई, परिरक्षण होगा। परिरक्षण मतलब जो हम आलू को अगर चिप्स में कन्वर्ट करें तो उससे उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। सेल्फ लाइफ मतलब जब तक वो खराब ना हो वो टाइम पीरियड, ठीक है। तो खाद्य उत्पादों के उपयोग काल या सेल्फ लाइफ को बढ़ाने में फूड प्रोसेसिंग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। तो सबसे पहली भूमिका तो यहाँ पर यही हो गया। दूसरा, सुरक्षा सुनिश्चित करता है। कैसे सुरक्षा, तो हानिकारक सूक्ष्म जीवों और संदूषकों को समाप्त कर देता है। प्रोसेसिंग के पूरे प्रोसेस में जितने भी हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा गुणवत्ता में वृद्धि होती है। गुणवत्ता में वृद्धि मतलब उसके स्वाद में इंक्रीज होता है, उसकी बनावट वृद्धि अच्छी होती है, उसका जो पोषण मूल्य है उसमें भी वृद्धि होती है। आप चावल में आप A+ विटामिन को फर्टिफाइड करा रहे हो, क्या हो रहा है, उससे उसके पोषण मूल्य में वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। तो परिरक्षण मतलब खाने का जो जो भी इसकी इंग्लिश होगी बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। परिरक्षण हो रहा है मतलब उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ रही है, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है, उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, प्लस उसके साथ साथ सबसे अच्छी बात यह है कि हम आसानी से तैयार होने वाले रेडी टू ईट या फिर इजी टू प्रिपेयर ऐसे प्रोडक्ट को स्टेब्लिश करें। जैसे कि आपने बना दिया चिप्स, पैकेट फाड़ो तुरंत खाओ, काम खत्म। आपने बना दिया मैगी, ठीक है, तुरंत उसको बॉयल करो खा लो, इजी टू प्रिपेयर एंड रेडी टू ईट है। आप पापड़ की बात कर लो, ये कितना सिंपल इजी, सब लोग खाते हैं आराम से। तो सुविधाजनक हो गया है थोड़ा सा खाना, प्लस इसके साथ साथ मूल्य संवर्धन तो हो ही रहा है। जो कच्चे कृषि उत्पाद है उनका क्या हो रहा है, आर्थिक मूल्य बढ़ जा रहा है। इनके साथ साथ किसानों की आय बढ़ रही है, निर्यात के अवसर क्रिएट हो रहे हैं। भाई हमने क्या किया, हमने हमारे यहाँ पर जो आम का प्रोडक्शन हो रहा था, हमने उसे मैंगो जूस बनाया और उसको भेज दिया कि भाई ठीक है, हम अमेरिका में ले आकर के सेल करेंगे, ट्रम्प साहब वहां पर जाकर के पियेंगे, क्या दिक्कत है। तो एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, इंप्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर उसकी मूल्यवर्धन करते हैं, यहाँ पर रोजगार की आवश्यकता पड़ रही है, खाद्य बर्बादी में कमी आ रही है। ध्यान दीजिएगा, वर्ष भर खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित रह रही है। अब आप फल के प्रोडक्शन पर डिपेंड नहीं कि ठीक है भाई ये सीजन तभी हम आम खाएंगे, आपको आम खाना है कभी भी खाओ, आम जूस पीना कभी जाकर के पियो, अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में और बहुत अन्य प्रोसेस करके चीजों को रखा जा रहा है। प्लस बदलती जीवन शैली और खाद्य आदतों की मांग को पूरा करने के लिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बेहद इंपॉर्टेंट हो चुका है। ध्यान रखिए आप लोग, ये है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की लाभ। ये सारे लाभ याद रखना, बहुत अच्छे लाभ हैं, ठीक है। इनमें कुछ एग्जांपल ऐड करके आप लोग अपने आंसर में यूज कर सकते हो। फूड प्रोसेसिंग के 3 स्टेज होते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। पहला स्टेज क्या होता है, इसको हम प्राथमिक संस्करण, द्वितीयक संस्करण, तृतीयक संस्करण कहते हैं, प्रसंस्करण कहते हैं, ठीक है। पहले में क्या होता है कि कृषि उत्पादों की हम बुनियादी सफाई करते हैं, साफ सफाई हो गया, कचरा निकालना हो गया, ग्रेडिंग हो गया, उसकी पैकेजिंग हो गया, ठीक है, गेहूं का ये 10-10 किलो का पैकेट है, बेच रहे हैं, ठीक है। सेकेंड, द्वितीयक प्रसंस्करण में क्या होता है, तो सामग्री को खाद्य उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कि गेहूं को पीस करके हमने आटा बना दिया, उसके बाद उस सेकंड लेवल का प्रसंस्करण है। थर्ड प्रसंस्करण क्या होता है, खाने के लिए तैयार मतलब रेडी टू ईट खाद्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। जैसे कि आपने उसी आटे से रोटी बना बना कर आपने सेल करना स्टार्ट कर दिया, ये भी तृतीय प्रसंस्करण का एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो प्रसंस्करण के 3 लेवल होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। प्लस इस पूरी इंडस्ट्री की कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सप्लाई चेन यहाँ पर बहुत फ्रेगमेंटेड है, बहुत ही विखंडित है। सबसे बड़ा चैलेंज तो यहाँ पर यही है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। इसी के लिए पॉलिसी का निर्माण किया कि पॉलिसी इन सब चीजों को बूस्ट करेगी। प्लस इसके साथ साथ जो रेगुलेटरी पूरे प्रोसेस है ना, विनियामक जो पूरा तंत्र है, लाल फीताशाही, करप्शन, ये सब चीजें तो है ही है। सिंगल विंडो क्लियरेंस नहीं है, इन सब चीजों को आप लोग शामिल कर सकते हो यहाँ पर समस्या में। मैंने आपसे कहा कि
किसी भी इंडस्ट्री में सबसे बड़ी समस्या है स्किल की, स्किल गैप। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्किल गैप एक बहुत बड़ा चैलेंज है, आप इस पॉइंट को मेंशन कर सकते हो। ठीक है, कैपिटल क्रंच है, भाई हमको इतने बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज की स्थापना करनी है तो हमको पूंजी चाहिए, लेकिन कैपिटल है ही नहीं हमारे पास, कैपिटल क्रंच समस्या चल रही है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर फूड प्रोसेस्ड आइटम हैं भी, उनकी क्वालिटी इंटरनेशनल मार्केट या जो उनका स्टैंडर्ड है वो इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग उचित नहीं है, उनको कई बार वापस कर दिया जाता है विदेशों से। ठीक है, ये प्रोडक्ट खराब है, इसको हम वापस कर देते हैं, ये कस्टम से वापस आती है चीजें, तो ऐसी भी समस्या आ रही है। पैकेजिंग संबंधी एक बहुत बड़ी चुनौती अभी भी विद्यमान हमारे यहाँ पर है। ठीक है, तो ऐसे चैलेंजेस भी इस पूरे क्षेत्र में विद्यमान है, ये चैलेंजेस भी आप लोग ध्यान रखो। हमने यहाँ पर आंसर राइटिंग का पूरा फॉर्मेट डिस्कस कर लिया। डेली आंसर राइटिंग मैं यूट्यूब पर आप लोगों को फ्री में करा ही रहा हूँ, उसके साथ साथ आप लोगों का एक प्रयास बैच हमने स्टार्ट किया, ध्यान रखिएगा, बेहद अच्छा बैच है। डेली 2 क्वेश्चन आप लोगों को कराए जा रहे हैं आंसर राइटिंग के लिए। ठीक है, मॉडल आंसर मिलता है, बाइलिंगुअल होता है, कॉपी वैल्यूएशन बेहद शानदार टीम करती है, आप लोगों की बैकएंड पे टीम काम करती है, बहुत अच्छा कॉपी वैल्यूएशन होता है। वीकली हम लोग डाउट सेशन आप लोगों के लेते हैं, जहाँ पर आपको आंसर राइटिंग में कोई भी समस्या आ रही है, आप टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, जो भी आपके क्वेरी है, डाउट है, उसको वहाँ पर दूर किया जाएगा और आप एक प्रोसेस के अंतर्गत आप आगे बढ़ोगे। तो भी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है ये, कि आप यहाँ पर आए, आपको लगातार एक कांस्टेंट पुश प्रदान किया जा रहा है, आप आगे बढ़ते जा रहे हो, इंप्रूवमेंट होता जा रहा है। आप आंसर राइटिंग के किसी भी लेवल पर आपको डेली आंसर राइटिंग करनी ही पड़ेगी, और उसके लिए जो प्रयास बैच हमने स्टार्ट किया है ये ज्वाइन करो। 25 दिन का एक प्रॉपर बैच होता है, डेली 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो लगभग आपको महीने में 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाती है, जो कि GS1 से GS6 तक के हो। इसको करिए, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। जो भी आप लोगों के डाउट हो इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अपना फीडबैक, अपनी क्वेरी, अपने इश्यूज को मेरे साथ शेयर करिए, मैं प्रॉपर आप लोगों को वहां पर रिप्लाई करता रहूंगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में।